गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर हमारा चल रहा है। तो हमने समानता प्लेट संधारित्र पढ़ लिया है, गोलीय संधारित्र हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल आता ही है, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम जो आरबीएससी के एग्जाम है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है या फिर संयोजन भी पूछ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहली बात तो ये है, संयोजन करना क्यों पड़ता है? संधारित्रों का संयोजन, अब ये तो हमें पता है, संधारित्र हम जानते ही हैं। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक डिवाइस है, एक युक्ति है, दो प्लेटों का युग्म है, ठीक है, जो हमारे आवेश को संचय करने के काम में आता है। और संयोजन हमें पता है कि संयोजन मतलब होता है जोड़ना, कंबाइंड करना। क्या नाम है इसका? कॉम्बिनेशन करना, कंबाइंड करना। संयोजन मतलब जोड़ना। अब जोड़ने के लिए कम से कम दो संधारित्र हमें चाहिए भाई, एक तो संधारित्र हमारे पास है ही। सपोज करो मेरे पास ये कोई संधारित्र है, इसकी मानो धारिता कितनी है? C1 है, ठीक है। सपोज करो 2 माइक्रोफैरड, क्या मान लिया मैंने? 2 माइक्रोफैरड। मानो दूसरा कैपेसिटर मेरे पास है C2, सपोज करो 3 माइक्रोफैरड, और मानो मैंने एक और ले लिया, मानो C3, एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब मान लो हमें कोई डिवाइस बनाना है, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास जो उपलब्ध संधारित्र है वो 2 माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड का है, 4 माइक्रोफैरड का है, लेकिन मुझे चाहिए 2 से भी कम। मुझे जो C धारिता का संधारित्र चाहिए, जो मुझे धारिता चाहिए मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए, मुझे 2 से भी कम चाहिए। तो अब हमारे पास 2 से कम तो नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल है 2, 4 और 3 माइक्रोफैरड का है। अब 2 से भी कम चाहिए। ये मानो मेरे पास जो अधिकतम धारिता वाला संधारित्र है 4 माइक्रोफैरड, मुझे उससे भी ज्यादा मान वाला संधारित्र चाहिए, तो क्या करें? तो इसीलिए बच्चों संधारित्रों को हम कंबाइंड करते हैं, संयोजन करते हैं, यानी इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए, धारिता का मान बढ़ाने या कम करने के लिए हमें जो संयोजन करना पड़ता है संधारित्रों का। क्लियर है? तो संयोजन हम क्यों करते हैं? धारिता के मान को आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। धारिता के मान को आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों का करते हैं संयोजन। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों संयोजन 2 तरह से होता है। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार, ठीक है। पहला जो प्रकार है उसे मैं नाम दे रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, पहला हम जो संयोजन पढ़ेंगे विच इज श्रेणी क्रम संयोजन, यानी सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, यानी हमें सीरीज बनानी है, एक श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है? एक सीरीज बनानी है। अब श्रेणी ऐसी बनती है, एक लाइन, एक रस्सी, सीरीज बनानी है हमें। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करेंगे? तो कम से कम देखो हम बेटा 3 ले रहे हैं,
संयोजन करने के लिए हमें कम से कम 2 चाहिए, लेकिन मैं 3 लेके चल रहा हूं। फिर आप n के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ें। जैसे मान लो ये पहला संधारित्र हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? संधारित्र हो गया। अब इसमें 2 प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। तो अगर मान लो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये मैं कोई दूसरा संधारित्र ले रहा हूं, इसकी पहली प्लेट से जोड़ दें। ये पहला संधारित्र हो गया, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ऐसे जोड़ते चले जाएं। तो मैं 3 लेके चल रहा हूं। तो ये संयोजन बच्चों क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है ये? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या हुआ? यदि हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़े कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और आगे भी ऐसे चलता रहे, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। अब ध्यान दें, इसमें पहले वाला जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को मैंने जोड़ दिया बच्चों बैटरी से, इसे जोड़ दिया बैटरी से। ये मान लो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये मान लो मैंने एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी। इस बैटरी का विभवांतर कितना है? कैपिटल V। और ये अंतिम संधारित्र, यानी पहले और लास्ट के बंधे हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी जिसका विभवांतर, जिसका वोल्टेज कितना है? कैपिटल V है। अब देखो बच्चों, आपको पता है ये पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ये प्लेट कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। तो इसके प्रेरण के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव। पहले संधारित्र की पहली प्लेट हो जाती है पॉजिटिव, उसके प्रेरण के कारण यहां पर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव के प्रेरण के कारण इसके दूसरे प्लेट पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये जुड़ गया पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव। इसके प्रेरण के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव के प्रेरण के कारण यहां पर आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया बच्चों पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट तो धनात्मक हो जाती है, सभी पर समान आवेश आता है, क्योंकि प्रेरण में आवेश समान आता है। चालक प्लेटें होती है ना, और दूसरी प्लेटें क्या हो जाती है बच्चों? नेगेटिव हो जाती है। तो मैंने माना भाई संधारित्र अलग अलग है। मान लो इसकी धारिता कितनी है? C1। इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? V1। दूसरे वाले की धारिता कितनी है? C2। प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? V2। तीसरे वाले की धारिता कितनी है? C3। प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? V3। ठीक है। सपोज करो ये है मेरे पास प्लस Q, ये क्या होगा? माइनस Q। ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और ये क्या हो गया बच्चों? माइनस Q। क्लियर? तो हमें क्या पता लगा कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश तो समान होता है, सभी संधारित्रों पर Q आवेश है, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। और ये बात बिल्कुल आपको पता है कि जब हम बोलते हैं संधारित्र पर आवेश, तो उसका मतलब होता है उसकी पहली प्लेट पर आवेश, धनात्मक प्लेट पर आवेश। क्लियर है? तो हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर तो अलग अलग है, आवेश समान है। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि सर श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या होता है? समान। आवेश क्या होता है बच्चों? समान। और जो विभवांतर है वो होता है अलग अलग, यानी भिन्न।
विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देख रहे पहली प्लेट के सिरों के मध्य कितना विभवांतर है, V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य V2, तीसरे की V3। आवेश समान होता है, तो ध्यान रखें कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या होता है, समान होता है, और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है? तो बच्चों आप बताओगे मुझे टोटल विभवांतर कितना है, V। हमें निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए अब मैं कुल विभवांतर लेके चलूं, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, टोटल वोल्टेज कितना है, आप कहोगे सर V कितना हो जाएगा, भाई V सप्लाई कर रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू हमारे पास आ गई V1 पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है बच्चों? तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब हमें V1 की वैल्यू निकालनी है। आपको चूंकि पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। पहली प्लेट की बात करें तो Q तो रहेगा क्योंकि आवेश तो Q ही है, लेकिन उसकी जो धारिता है वो कितनी है, C1। विभवांतर कितना है प्लेटों के मध्य, V1। तो प्यारे बच्चों यहां से V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन C1। इक्वेशन नंबर 2, Q अपॉन C1। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली दूसरी प्लेटों के मध्य विभवांतर है V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। तीसरी प्लेटों के मध्य विभवांतर है, तीसरी प्लेट मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य V3, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? V1 पहले संधारित्र के लिए, V2 दूसरे संधारित्र के लिए, और V3 क्या हो गया, तीसरे संधारित्र के लिए। तो आप देख रहे हैं आवेश तो समान है, धारिता अलग अलग है, विभवांतर भी क्या है, अलग अलग। अच्छा कुल विभवांतर कितना है, V, बिल्कुल आपको पता है। और बच्चों आपको पता है कि संधारित्र में संधारित्र जुड़ेगा तो संधारित्र तो बनेगा। तो अगर मान लो इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों को मिलाकर एक मैं नया संधारित्र मान लूं, उसे नाम दूंगा तुल्य संधारित्र। देखिए यानी इसी का एक तुल्य परिपथ मैंने बना दिया कि मेरे पास भाई तीनों को मिलाकर एक संधारित्र है। तो टोटल विभवांतर कितना है, V। टोटल विभवांतर कितना है, V। आवेश क्या है बच्चों, प्लस Q माइनस Q, ये प्लस है, ये क्या बच्चों, माइनस है। ठीक है ना? तो अब हमें पता है ये सारा का सारा विभवांतर इसी का होगा। इसकी धारिता मैंने मान ली बच्चों CS। क्या मान ली इसको, CS। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यदि तीनों को मिलाकर जो संधारित्र बनेगा उसे मैं बोल रहा हूं तुल्य संधारित्र। यदि तुल्य संधारित्र यानी टोटल की धारिता क्या हो, CS। S का मतलब क्या हो गया, सीरीज वाइज। S का मतलब क्या हो गया, सीरीज। यदि तुल्य संधारित्र की धारिता CS हो तो क्या लिख सकते हो, Q बराबर CV, तो CSV। Q बराबर क्या हो गया, CSV। क्योंकि जो तुल्य संधारित्र है, अब एक ही संधारित्र मान लिया तो उसकी प्लेटों के मध्य सारा का सारा बैटरी का वोल्टेज होगा, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सारा का सारा विभवांतर होगा। तो ये हो गया V, और तुल्य धारिता क्या हो गई, CS। आवेश तो Q ही रहेगा। तो बच्चों Q बराबर CSV। तो यहां से मुझे V इज इक्वल टू क्या मिल गया, आप कहोगे सर Q अपॉन CS। एंड इक्वेशन नंबर 5, V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन CS, इक्वेशन नंबर 5। तो अब ये V1, V2, V3 और V की वैल्यू हम कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है? तो 2, 3, 4 व 5 से मान इसमें रखते बच्चों 1 में रखने पर
1 में रखने पर। तो लेट्स पुट द वैल्यू। तो V की वैल्यू क्या है बच्चों? Q अपॉन सी एस, Q अपॉन सी एस इज इक्वल टू V1 कितना? Q अपॉन C1, V2 कितना? Q अपॉन C2 और V3 कितना? Q अपॉन C3। क्लियर है? अब देख रहे हैं Q कट जाएगा, यानी 1 अपॉन सी एस बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है? 1 अपॉन सी एस बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है CS है तुल्य धारिता, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1 अपॉन CS है ना। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, जो भी हम संधारित काम ले रहे हैं उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो क्या बोलेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान रखना है बिल्कुल आपको, कि 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है? ठीक है? तो ये तो था बच्चों 3 संधारित्रों के लिए। तो हम लोग ऐसे में ध्यान रखें, यदि n संधारित्र हो, मान लो यदि n संधारित श्रेणी क्रम में जुड़े हों, अभी तो हमने 3 लिए थे, ये तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों या संयोजित हो, n संधारित होंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन CS बराबर क्या बनेगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। तो n के लिए फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 7। अगर n संधारित हमारे पास है तो ऐसे अपन चलते जाएंगे कि 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। ठीक है बच्चों? तो जो न्यूमेरिकल्स के लिए आप 2 के लिए फॉर्मूला ध्यान रखें। यदि 2 संधारित्रों 2 संधारित जुड़े हों, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो 2 के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मली आप 2 के कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 अपॉन CS इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्लियर है? अब 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 करोगे, टाइम लगेगा। फिर ये 1 अपॉन CS की वैल्यू है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करें, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, बच्चों एलसीएम क्या आएगा? C1 C2। ठीक है? C1 C1, तो ऊपर क्या बच जाएगा? C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2। ये अब डायरेक्ट याद रखिए CS बराबर C, ये तो 1 अपॉन CS की वैल्यू है, हमारा आंसर क्या होगा? CS। और कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उल्टा करना भूल जाते हैं। ये 1 अपॉन CS की वैल्यू आएगी आपके पास, आपको निकालना क्या है? CS। धारिता कौन सी है? CS। तो CS बराबर क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखें कि जब आप 2 संधारित श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखें, दोनों को गुणा कर दो और जोड़ के भाग दे दो, गुणा करके जोड़ के भाग दे दो, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है?
अब बच्चों अगर मान लो n संधारित्र समान धारिता वाले हों, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट 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 Cn, ये बराबर मैंने क्या मान लिया, C। यदि n संधारित्र समान धारिता के हों तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखें। देखो इस समीकरण से 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट 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 प्लस 1/C। तो क्या हो गया ये 1/CS बराबर, देखो 1/C, एक है तो 1/C, दो है तो 1/C प्लस 1/C 2/C, तीन है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C, n होंगे तो n/C। समझ गया ना, जहां n क्या हो गई, संधारित्रों की संख्या, n बच्चों क्या है, संधारित्रों की संख्या है। n क्या हो गया, संधारित्रों की संख्या। तो ध्यान रहे ये 1/CS की वैल्यू है, हमारा आंसर क्या होगा, CS। तो CS क्या हो जाएगा, C/n। CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/n। C हो गई प्रत्येक संधारित्र की धारिता और n क्या हो गई, संधारित्रों की संख्या। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स के लिए, CS इज इक्वल टू C/n। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है, CS इज इक्वल टू C/n। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, क्वेश्चन में काम आएगा। यदि जिस शाखा में शाखा मतलब परिपथ का एक भाग होता है, यदि जिस शाखा में संधारित्र जुड़ा हो, क्वेश्चन बहुत काम आएगा आपके, संधारित्र जुड़ा हो एवं, अब संधारित्र में जुड़ा हुआ, ये संधारित्र जुड़ा हुआ है तो 2 पॉइंट हो गए ना, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये मानो C जुड़ा हुआ है, 2 पॉइंट हो गए। तो यदि जिस शाखा में संधारित्र जुड़ा हो एवं शाखा के दोनों बिंदु, भाई संधारित्र के 2 पॉइंट होंगे, 2 प्लेटें होती हैं, तो दोनों बिंदु, तो एवं शाखा के दोनों बिंदु समान विभव पर हो, शाखा के दोनों बिंदु समान विभव पर हो, तो बिल्कुल ध्यान रखें आप, हो तो वह संधारित्र निष्प्रभावी हो जाता है। वह संधारित्र कैसा हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर किसी संधारित्र के दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, समान विभव पर है, तो उसको आप छोड़ देना। ठीक है, उसको आपको कनेक्शन में काम नहीं लेना, उसको आपको छोड़ देना है, कैंसिल हो गया, वो निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0। तो विभवांतर होना चाहिए, निष्प्रभावी हो जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हुए, निष्प्रभावी वाली बात आपको समझ में कम आई हो तो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, क्लियर,
ऐसे हमने एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिया। सी, ठीक है। और मान लो यहां पर इस तरह कोई सर्किट बना दिया समझने के लिए, सरल परिपथ। ये हो गया बच्चों बी पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। तो मैंने आपसे कहा कि ये सी संधारित्र की धारिता है, ये भी धारिता सी है, इसकी धारिता कितनी है? सी। तो अगर मान लो कोई अवयव नहीं हो तो सेम पोटेंशियल होता है। कैसे? तो ये ए पॉइंट है, ये तो बीच में कुछ नहीं जुड़ रहा ना, कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट होगा, ये भी, और ये भी क्या होगा बच्चों? ए पॉइंट होगा। अब तो ये बीच में आ गया। ऐसे मानो बी पॉइंट, तो ये भी बी पॉइंट होगा, ये भी क्या होगा? बी पॉइंट। अगर बीच में कोई अवयव नहीं जुड़ा हो तो सेम पोटेंशियल होगा, वही बी पॉइंट है, ये भी बी, ये भी बी। लेकिन अब ये ए बी के बीच में आ गया और ये ए बी के बीच में आ गया, तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये वाला संधारित्र ए बी के बीच में आ गया, ये वाला भी ए बी के बीच में आ गया, लेकिन ये वाला जो संधारित्र है वो ए और ए के बीच में है। यानी अगर ए का विभव हो वी ए, इसका भी क्या हो गया? वी ए। तो ये वाला संधारित्र, इस पर विभवांतर क्या हो जाता है? जीरो, जीरो पोटेंशियल। इसलिए क्या हो जाता है? ये कैंसिल। तो इसको आप छोड़ देते हो, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं कि ए बी और ए बी के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, तो अभी समांतर है तो पढ़ेंगे समांतर को। तो ये समझाने वाली मैं कोशिश आपको कर रहा था कि जीरो पोटेंशियल कैसे होता है, कि जब संधारित्र के दोनों पॉइंट एक पोटेंशियल पे हो, ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, ए और ए, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। ये वाला देख रहे हो, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये भी ए, ये भी बी, तो अलग अलग पॉइंट हो गए, ठीक है। तो सेकंड हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। दूसरा हमारा प्रकार कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो सेकंड पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का मतलब पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन, पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन। अब देखो नाम क्लियर है, समांतर, पैरेलल हमें जोड़ना है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट, मान लो इस तरह हम जोड़ें, ये मान लो पहला संधारित्र, ये दूसरा, ये क्या हो गया बच्चों? तीसरा, इस तरह। तीन लेके चल रहा हूं। तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक साथ और सभी की दूसरी प्लेट एक साथ। आप देख रहे हैं सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पॉइंट ए से जुड़ रही है और जो दूसरी प्लेट है बच्चों वो जुड़ रही है पॉइंट बी से। तो ये जो संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, दूसरी प्लेटें किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से। उभयनिष्ठ क्यों बोला? क्योंकि एक ही पॉइंट से जुड़ रही हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो हमने, आपको पता है, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या लगा देते हैं? एक बैटरी लगा दी, प्लस और माइनस, और इसका वोल्टेज कितना है टोटल? V। तो ए और बी के मध्य कितना विभवांतर है? V। ए और बी के मध्य कितना विभवांतर है? V। तो सभी ए और बी के मध्य तो A, तो इसके सिरों पर भी V होगा, इसके सिरों पर भी V होगा और इसके सिरों पर भी क्या होगा? V होगा। ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट हो गई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ए पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉइंट कैसा है? पॉजिटिव, और ये पॉइंट कैसा है? नेगेटिव। तो ये सब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया।
क्लियर? ए पॉइंट पॉजिटिव है तो जो ए से जुड़ेगा वो पॉजिटिव, बी पॉइंट नेगेटिव है, जो बी से जुड़ेगा वो नेगेटिव। सप्लाई कर रहा है बी नेगेटिव। धारिता अलग अलग है, हमें पता है इसकी धारिता C1 है, इसकी मानो C2 है, और इसकी धारिता कितनी है C3। तो बच्चों आपको पता है Q बराबर होता है CV। C बराबर क्या हो गया Q/V, और V तो समान है, V तो कह सकता समान है। तो धारिता अलग अलग होने के लिए आवेश क्या होना चाहिए, अलग अलग। विभवांतर समान है लेकिन धारिता अलग अलग संधारित्र हम लेके चल रहे हैं। तो धारिता अलग अलग होने के लिए प्लेटों पर जो आवेश है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो ध्यान रखें आप। तो भाई मैंने मान लिया इस पर आवेश है मानो Q1, इस पर है Q2 और इस पर क्या है Q3। ठीक है, ध्यान रखो भाई, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर तो क्या होता है, समान। विभवांतर क्या होता है, समान, और आवेश क्या होता है, अलग अलग। आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न। तो ध्यान रखो, समांतर विभवांतर, समांतर विभवांतर, यानी समांतर में क्या समान, विभवांतर समान, क्वेश्चन काम आएगा। और आवेश क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है? अब देखिए, तो बिल्कुल हमें पता है आवेश अलग अलग है, तो मैं क्या लेके चलूंगा, कुल आवेश। इसको मैंने मान लिया सपोज करो Q, कुल आवेश क्या हो गया Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको पता है चूंकि सर Q बराबर क्या होता है CV, इसलिए पहले संधारित्र पर आवेश Q1, पहले की धारिता C1, विभवांतर तो V ही है, तो Q1 बराबर क्या हो गया C1V। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ये तो Q1 हो गया C1V। दूसरे संधारित्र की बात करूं तो दूसरे संधारित्र पर आवेश है Q2, धारिता कितनी है C2, विभवांतर कितना है V। विभवांतर सबका V है क्योंकि सभी प्लेटें दो पॉइंट से जुड़ रही हैं, A और B। ऐसे तीसरी प्लेट पर आवेश की बात करूं तो Q3 बराबर क्या हो जाता है C3V, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो Q बराबर होता है CV, पहली प्लेट पर आवेश है Q1, धारिता उसकी C1 है, विभवांतर तो V ही है। दूसरी प्लेट पर आवेश है Q2, धारिता C2 है, विभवांतर V है। और तीसरी प्लेट पर आवेश है Q3, धारिता है C3, विभवांतर V है। और आपको पता है कि अगर हम तुल्य संधारित्र मान लें, सपोज करो मैं मान लो कि मेरे पास एक ही संधारित्र है, तो उस पर टोटल चार्ज क्या मान लिया, ये प्लस Q और ये माइनस Q, इसकी धारिता मान लो Cp, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। प्लस और माइनस, तो ये हो गया V, और ये हमारा A पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट, B पॉइंट। ठीक है, तो टोटल धारिता इसके लिए क्या होगी Cp बराबर, भाई पूरा चार्ज इसके पास है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का मतलब कि तीनों संधारित्र हमने जो समांतर क्रम में जोड़े हैं उनको जोड़ने के बाद जो तुल्य धारिता होगी, क्योंकि भाई धारिता को धारिता में जोड़ोगे तो धारिता ही तो बनेगी। तो यदि तुल्य धारिता Cp हो, क्या हो Cp हो, तो क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन से, Q बराबर CpV, एंड इक्वेशन नंबर क्या हो गई 5। Q बराबर क्या हो गया CpV। तो बस अब हम Q1, Q2, Q3 और Q की वैल्यू किसमें रख दें, 1 में, इसलिए समीकरण 1 से। तो बच्चों मान रखो Q की वैल्यू कितनी है CpV, CpV इज इक्वल टू Q1 कितना C1V, Q2 कितना C2V, Q3 कितना C3V। क्लियर है?
तो आपको देख रहा है बिल्कुल V से V कैंसिल हो गया, तो Cp इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 6। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गई समीकरण नंबर 6। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है, पर हमारे पास जितने भी संधारित्र हैं उनमें से जो अधिकतम संधारित्र है, अधिकतम संधारित्र का मतलब अधिकतम धारिता वाला संधारित्र, तो उससे भी अधिक होता है। समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो संयोजन में प्रयुक्त सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो ये आगे समांतर क्रम में संयोजन में। तो आपको क्लियर हो गया कि धारिता को बढ़ाना है। अगर धारिता को बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाना है तो कौन सा क्रम लोगे, बिल्कुल समांतर क्रम। और धारिता घटानी है तो कौन सा क्रम लोगे, श्रेणी क्रम। धारिता को बढ़ाने के लिए समांतर क्रम, घटाने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन हम काम लेते हैं। ठीक है, अब वही पहले की तरह यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यदि n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा भाई, जो तुल्य धारिता होगी Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Cn। ठीक है, यदि अपन n संधारित्र लेंगे तो सभी संधारित्रों की धारिताओं को जोड़ दो। क्लियर, क्लियर है बच्चों। अब वही बात है, यहां तो क्लियर है, 2 है तो C1 प्लस C2, 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, n है तो n तक जोड़ना है। ठीक है, अब यहां जो हमारे काम की बात है कि अगर मान लो सारे संधारित्र समान धारिता के हो, सभी जो संधारित्र है वो समान धारिता के हो, तो तुल्य धारिता क्या होगी, C प्लस C कितनी बार, प्लस C कितनी बार, n बार। समझ रहे हो, तो 1 है तो C, 2 है तो 2C, 3 है तो 3C, n है तो nC। तो Cp बराबर क्या हो गया, nC। ध्यान रहे Cp इज इक्वल टू nC, और इसमें यहां Cs कितना था, ध्यान होगा आपको, n गुना कम हो जाता है C अपॉन n। Cp इज इक्वल टू nC और Cs इज इक्वल टू C अपॉन n। ठीक है, C क्या है, n तो क्या हो गया, n हो गया संधारित्रों की संख्या, बताया था पहले भी, n क्या हो गया, संधारित्रों की संख्या, और C क्या है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो अच्छा न्यूमेरिकल्स में देखो एक फॉर्मूला बनता है यहां, तो आप देखें, देखो Cs कितना, C अपॉन n, Cp कितना, nC। ठीक है, इनको गुणा करें अपन, देखो Cs इंटू Cp करें तो Cs की वैल्यू रखें C अपॉन n इंटू Cp की वैल्यू nC, n से n कट गया, तो आप देख रहे हैं Cs Cp बराबर कितना आ गया, C स्क्वायर। तो बच्चों यहां से C इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, Cs इंटू Cp, बन गया ना फॉर्मूला। तो ध्यान रखें, अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता दी हुई हो, समान धारिता वाले होने चाहिए C समानता की दे रखी हो, तो आप प्रत्येक संधारित्र धारिता निकाल सकते हो, C बराबर रूट CS Cp।
C बराबर क्या हो गया, रूट सी एस सी पी। ठीक है, तो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। तो बिल्कुल देखो, ध्यान रखें श्रेणी क्रम में क्या क्या फॉर्मूले आए। श्रेणी क्रम संयोजन क्या निकाला था कि 1/CS बराबर 1/C1, नुमेरिकल उसमें फॉर्मूले काम आएंगे 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/CN। ये दो हो गए n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो। ठीक है, और दो हो तो क्या फॉर्मूला है, ध्यान रखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया दो के लिए। ठीक है, ये किसी लिए हो गया, n के लिए। ठीक है, और अगर समान हो तो, है ना, समान धारिता वाले, समान धारिता C वाले n संधारित्रों, समान धारिता C वाले n संधारित्रों क्या फॉर्मूला था, CS इज इक्वल टू C अपॉन n, n गुना कम हो जाता है। ठीक है, और अगर समांतर की बात करें, समांतर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, 1/CP बराबर, P का मतलब क्या हो गया, पैरेलल, तो 1/CP इज इक्वल टू 1/C1 प्लस, सॉरी ये तो श्रेणी लिख दिया मैंने, समांतर CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कहां तक, CN तक। ठीक है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। और यहां अगर n की बात करें, ये वाली कंडीशन हो, तो CP इज इक्वल टू क्या आ जाता है, NC। यदि n संधारित्र समांतर क्रम में हो, समान धारिता वाले, तो क्या फॉर्मूला आ गया, NC। और एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि C इज इक्वल टू अंडर रूट CS CP। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले ध्यान रखें। चले आगे, देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो माध्यम भरा हो, क्या भरा हो, माध्यम। जैसे मान लो मैंने माना कि ये संधारित्र है, ये मैंने अलग अलग माध्यम भर दिया, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा संधारित्र प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है, ऐसे प्लस, ये क्या हो गया, माइनस। क्लियर, और ये हमने इस तरह इसको कॉम्बिनेशन बना रखा है ऐसे। तो ये संधारित्र था, इसकी प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल d है। न्यूमेरिकल से बता रहा हूं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है बच्चों a, और जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी है स्मॉल d। तो ये संधारित्र था। अब हमने इसके बीच में कोई माध्यम भर दिया, ये मान लो एप्सिलॉन r वाला माध्यम, पराविद्युतांक, ये एप्सिलॉन r2 वाला भर दिया और ये एप्सिलॉन r3 वाला भर दिया। क्लियर है, तो बच्चों आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे समांतर क्रम में जुड़ रहा है, इस तरह, क्योंकि वो दिमाग में अपने इस तरह होता है कि भाई हमने इस तरह जोड़ा, ऐसे जोड़ा था सर ने, ये लो भाई, तो अब ऐसे ध्यान रख लेते हो भाई, ऐसे समांतर हो गया, ऐसे सीरीज हो गई। तो ऐसे नहीं है, ध्यान रखें, ये जो संधारित्र हमने बनाए हैं, ये जो ए और बी पॉइंट के बीच जुड़ रहे हैं, ये संधारित्र कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ध्यान रखें, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही होता है श्रेणी क्रम, प्लस माइनस, अगला प्लस माइनस, अगला प्लस माइनस। मान लो प्लस 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 से जुड़े, माइनस 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 से जुड़े, तो वो क्या बन जाता है, समांतर क्रम। तो ध्यान रखें, आप ऐसे जुड़े हो तो आप देख रहे हो कि यहां दूरी परिवर्तित हो रही है, क्षेत्रफल वही रहेगा। हर प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a।
प्लेटों के मध्य दूरी में परिवर्तन हो गया, ये दूरी में परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल क्या रहा, समान रहा। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, यदि क्षेत्रफल समान हो व दूरी भिन्न भिन्न हो जाए, दूरी भिन्न भिन्न हो, तो कैसा हो जाएगा ये, श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी अब इसे हम 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन मान सकते हैं। ये पहला संधारित्र जिसमें माध्यम भरा हुआ है एप्सिलॉन R1 पराविद्युत, ये दूसरा संधारित्र इसमें माध्यम भरा हुआ है एप्सिलॉन R2, और तीसरा संधारित्र एप्सिलॉन R3 वाला। तो ये 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बन जाता है बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो समानता ना होगी, क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ संधारित्रों की प्लेटों के मध्य दूरी चेंज हो गई, पहले d थी, एक संधारित्र की, अभी अलग अलग हो गया। क्लियर है। और यह माध्यम का परावर्तांक है एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। तो अगर मैं पहले की बात करूं, किसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता है C3, तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि सर 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये बनेगा। अब बिल्कुल ये इस तरह बना हुआ है कि ये टोटल दूरी कितनी है, d। तो ये 1 2 3 भागों में बांट दिया, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/3, यहां से लेकर यहां तक। ऐसे ये भी कितनी हो गई, d/3, ये भी कितनी हो गई, d/3। ठीक है बच्चों। तो आपके पास 3 संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, d/3। तो आपको पता है चूंकि c बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d। लेकिन किसमें, निर्वात में। अगर माध्यम की बात करें तो हम किससे और गुणा कर देते हैं, एप्सिलॉन r से गुणा कर देते हैं। तो जो माध्यम में धारिता होती है वो कितना गुना हो जाती है, एप्सिलॉन r गुना, तो एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है। तो C1 की बात करेंगे तो एप्सिलॉन R1, ये तो सेम है, और ये क्या हो जाएगा, d/3। क्या हो गया, d/3, दूरी कितनी है, d/3। ऐसे आप C2 की बात करोगे तो माध्यम का परावर्तनांक कितना है, एप्सिलॉन R2, ये निर्वात की विद्युतशीलता, क्षेत्रफल a ही है, दूरी कितनी है बच्चों, d/3। और ऐसे आप जब C3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट a/d/3। ठीक है। तो 3 हमारे पास संधारित्र हो गए जो कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो धारिता हम इस तरह निकाल सकते हैं, दूरी कितनी हो गई, d/3। तो अभी हम मान रख सकते हैं अपन, ठीक है, बराबर माना हुआ है वैसे मैंने, दूरी बराबर नहीं हो तो उसी हिसाब से फिर आप ले सकते हो मोटाई। तो बच्चों यहां 1/CS बराबर क्या आएगा, जब उसका उल्टा करना है 1/C1। तो आप देख रहे हैं 3 ऊपर चल जाएगा, तो मैं लिख दूं 3। ठीक है। तो C1 ऐसे सब ऊपर चल जाएंगे 3, ऐसे यहां हो जाएगा ऊपर जाके 3। अब इसका उल्टा कर दें तो क्या आ गया, देखो d/3 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट इनटू a। तो सब में कुछ कॉमन भी आ जाएगा हमारे पास, d/3 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a प्लस d/3 एप्सिलॉन r3 एप्सिलॉन नॉट इनटू a। क्लियर है। तो 1/CS, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों d/3 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1/एप्सिलॉन r1 प्लस 1/एप्सिलॉन r2 प्लस 1/एप्सिलॉन r3। तो इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो 3 संधारित्र हैं जो कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में।
क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अगर मैंने दूरी मानी है या d/3, जो मैं मान रहा हूं बराबर बराबर दूरी है, नहीं हो तो आप d1 d2 d3 भी ले सकते हैं। तो इस तरह करेंगे। और देखें, जैसे ये संधारित था, ये पॉइंट, ये बच्चों क्या हो गया, बी पॉइंट। ठीक है, अब इस तरह भरा हुआ है, देखो ऐसे, इस तरह माध्यम भरा हुआ है। तो अब दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो दूरी हो गई डी, क्षेत्रफल चेंज हो गया प्लेटों का, लंबाई कम हो गई ना। तो जैसे ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। ठीक है, तो बच्चा क्या सोचता है कि सीरीज में जा रहा है, श्रेणी क्रम हो गया, लेकिन ये क्या होता है, समांतर क्रम होता है। प्लस 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 से जुड़ रहा है, माइनस 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 से जुड़ रहा है, तो ये तीन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होगा। तीन संधारित्रों का, तीन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तीन संधारित्रों का कैसा संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन। तो कुछ माध्यम भरे हुए हैं, यहां मान लो एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला माध्यम, यहाँ एप्सिलॉन r2 और यह बच्चा एप्सिलॉन r3। तो ये समांतर संयोजन होगा। ठीक है, दूरी d है, तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं आप, तुल्य परिपथ, कि भाई एक संधारित्र हो गया हमारे पास इस तरह, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो गया। ये कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल वाइज। ठीक है, ये बैटरी है, मान लो बैटरी तो रहने दो, माना हुआ अपन ने चार्ज है, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी। तो समांतर क्रम में हो गए। पहले वाले में क्या था, सीरीज वाइज। तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ए और बी। तो अब पहला जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है भाई, डी है, लेकिन क्षेत्रफल बदल गया ना, दूर लंबाई कम हो गई, तो मैं इसका क्षेत्रफल मान लेता हूं a1 और इसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r1। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a2, परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r2, दूरी तो d ही रहेगी। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल हो गया a3 और परावैद्युतांक कितना हो गया, एप्सिलॉन r3। क्लियर है। तो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, फॉर्मूला आके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है क्या होता है, बताओ। समांतर क्रम संयोजन में Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, वैल्यू पुट करें, Cp इज इक्वल टू C1। C1 होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरह फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन माध्यम के लिए कितना गुना हो जाता है, एप्सिलॉन r1 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, a1, दूरी कितनी है, d ही है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a2 अपॉन d। भाई परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r2, ये तो नियत है। क्षेत्रफल कितना है, a2। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए एप्सिलॉन r3 एप्सिलॉन नॉट a3 अपॉन d। क्लियर है। तो बस ये आपके पास बन जाता है फॉर्मूला, Cp इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए आप, कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एप्सिलॉन r1 a1 प्लस एप्सिलॉन r2 a2
प्लस एप्सिलॉन R3 A3। ठीक है, क्षेत्रफल अलग अलग हो तो अब मान लो अगर 1/3 हो गया, सपोज करो कि मतलब पूरा A था 3 भागों में बांट दिया, 1/3 हो गया, तो यदि यह क्वेश्चन पे डिपेंड करता है A1 बराबर A2 बराबर A3 कितना आ गया A/3 कितना हो गया, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A, 3 भागों बराबर भागों में बांट दिया तो क्षेत्रफल A/3 हो गया। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एप्सिलॉन R1 A/3 3 को माना जाएगा। ठीक है, और A भी हम बाहर ले सकते हैं प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R3। क्लियर है, A/3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक संधारित्रों का संयोजन, श्रेणीगम संयोजन और समांतर का संयोजन हमने पढ़ा। और हमने ये भी सीखा कि अगर किसी संयोजन में, किसी परिपथ में कोई भी संधारित्र के दोनों पॉइंट समान विभव पर होते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर 0 होता है, इसलिए उसको कैंसिल कर देते हैं, निष्प्रभावी वो हो जाता है, यानी तुल्य धारिता में वो काम में नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।